बलूचिस्तान में जफ़र एक्सप्रेस का हाईजैक हो जाना, इसके साथ साथ बलूचिस्तान के एक नोटेबल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मेहरांग बलोच को नोबल पीस प्राइज़ के लिए उस नोबल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन मिलना, उससे पहले बलूचिस्तान के अंदर जितने भी लड़ रहे संगठन थे उनका एक दूसरे से मिलना, और उससे पहले उनका तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मिलना। बलूचिस्तान में इतना कुछ हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे गहराई में चर्चा करेंगे। आज एक बोर्ड लेके भी आपके सामने मैं बैठा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का ये विषय है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बार बार दिखाने हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन आपको चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले हमें एक चीज़ जानने की आवश्यकता ये है कि पाकिस्तान का एलिगेशन क्या है। पाकिस्तान बार बार ये बात बोल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। इस प्रॉक्सी वॉर में वो जितने भी अलग अलग प्रकार के संगठन हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा एलिगेशन यदि पाकिस्तान भारत पे लगाता है तो उस एलिगेशन के क्या मायने हैं, उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ ये जाननी है कि विश्व तौर पर कभी भी जब एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ा गया है, प्रॉक्सी युद्ध एक साधारण युद्ध की तरह नहीं होता, क्योंकि प्रॉक्सी युद्ध में हमेशा कुछ संगठनों का प्रयोग करके उस देश के अंदर आंच लाई जाती है, उस देश के अंदर आग लगाई जाती है और उन संगठनों के तहत उस देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है। किस प्रकार से जो ये अन्य संगठन हैं जो एक प्रॉक्सी युद्ध में आपका साथ दे रहे हैं और किस प्रकार से उनको आप यूटिलाइज कर कर क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, ये हर परिस्थिति में अलग होता है। लेकिन विश्व तौर पर जितनी भी विश्व के देश या मिलिट्री हैं या इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, यदि उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के प्रॉक्सी युद्ध का सहारा अगर लिया है तो पहली बात तो ये जानने की आवश्यकता है कि जो प्रॉक्सी युद्ध है उसमें 4 बड़े पॉइंट्स हमेशा होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है साइज़ ऑफ द रिबेल आर्मी। साइज़ ऑफ द रिबेल आर्मी का मतलब ये है कि अगर एक देश दूसरे देश में प्रॉक्सी युद्ध करवा रहा है, उस देश के अंदर वो कुछ संगठनों को समर्थन दे रहा है, उन संगठनों का साइज़ क्या है, वो कितने बड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रिंसिपल होता है कि उन संगठनों को इंटेलिजेंस के द्वारा कितनी सपोर्ट मिल रही है, यानी कि जो दूसरे देश का इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उस देश के अंदर यदि कुछ संगठनों को सपोर्ट कर रहा है तो उनको वो सपोर्ट करने के समय कितना सपोर्ट और क्या सपोर्ट दे रहा है। और तीसरा यहाँ पर आता है पॉइंट कि जिस देश में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है उस देश की सरकार की रिजॉल्व, यानी कि उसकी खुद की ताकत क्या है कि वो प्रॉक्सी वॉर को किस प्रकार से टैकल करेगी, और उसको टैकल करने के लिए चौथा पॉइंट कि वो अपने बल का, यानी कि अपनी सेना का, यानी कि अपनी आर्मी का प्रयोग करेगी या नहीं करेगी। इन चारों पॉइंट्स के बीच में यदि बैलेंस हो तो ये पहली बात तो याद रखिएगा कि प्रॉक्सी वॉर का सक्सेस और फेलियर इन चारों के वेरिएशन पे डिपेंड करता है। कुछ उदाहरण देते हुए बलूचिस्तान पे अगर हम आएँ तो आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे। पाकिस्तान की एक टेरिटरी थी ईस्ट पाकिस्तान, उस ईस्ट पाकिस्तान को भारत ने बदलकर बांग्लादेश बनाया। उसको बांग्लादेश बनाने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर का गेम वहाँ पर भारत की तरफ से खेला गया, और ये प्रॉक्सी वॉर आज की डेट में डॉक्यूमेंटेड है, वेल एक्सेप्टेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत भारत ने नहीं की थी, भारत ने उस प्रॉक्सी वॉर का समर्थन किया था, शुरुआत वहाँ से खुद हुई थी। अब उन चीज़ों को देखिए, बांग्लादेश जो आज की डेट में टेरिटरी है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली रहते थे उन बंगाली मुसलमानों की ग्रीवेंस थी कि उनको किसी भी प्रकार का समर्थन वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल रहा है। इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके विकास कार्य के रिसोर्सेज छीने जाते थे और उन पे उर्दू से लेकर अलग अलग प्रकार की भाषाएं इम्पोज करने का इशू चलता था। उस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने समर्थन देकर उन बांग्लादेशियों के बीच, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उनके बीच में एक संगठन बनाया था मुक्ति बहिनी, और मुक्ति बहिनी को ग्रेजुअली इतना बड़ा कर दिया था कि वो पहले कैटेगरी को फुलफिल करता था। मुक्ति बहिनी एक रिबेल आर्मी थी जो तैयार हो गई थी। वो रिबेल आर्मी इस प्रकार से तैयार हुई कि वो ग्रेजुअली बड़ी होती गई, उसमें और लोगों को मोबिलाइज करके जोड़ते गए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद भारत की
जो खुफिया संस्थाएं थी उनकी तरफ से मुक्ति बाहिनी को, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सबकी तरफ से समर्थन मिला। तो दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया। रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान का मुक्ति बाहिनी को लेकर क्या नज़रिया था। पाकिस्तान को ये लगता था कि मुक्ति बाहिनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसको लगता था कि मुक्ति बाहिनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार लोगों का एक ग्रुप है। उसको टैकल करने के लिए उसने अपने आर्मी के 2 ब्रिगेड्स, ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार लोगों को बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया था। ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी थी, उसका एक घमंड और एरोगेंस था, जिसको इसने इवेंचुअली पे किया अपनी टेरिटरी खोने के बाद। और चौथा, रोल ऑफ आर्मी। भारत ने उस समय पश्चिम बंगाल से लेकर ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीमा पर अपनी सेना को डिप्यूट कर दिया था। पूरे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से केवल और केवल 2 ब्रिगेड के बराबर की ट्रूप्स की प्रेजेंस थी। पहले पॉइंट में हम पॉजिटिव थे, दूसरे पॉइंट में हम पॉजिटिव थे, तीसरे पॉइंट में पाकिस्तान नेगेटिव था, हम पॉजिटिव थे। चौथे पॉइंट में जब हमने अपनी सेना को चारों तरफ ईस्ट पाकिस्तान के डिप्लॉय कर दिया, हम पॉजिटिव थे। खमियाजा चारों पॉजिटिव होने का आपके सामने है कि 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया। एक और उदाहरण लीजिए, 1979 में आप सब जानते हैं कि सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में आया था, उस समय अफ़गानिस्तान में आने के समय अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद लेकर पहली बात तो सोवियत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन लेकर, सऊदी अरेबिया की मदद लेकर एक रिबेल आर्मी क्रिएट की थी, जिनको हम मुजाहिदीन कहते हैं। 1979 में मुजाहिदीनों की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पहला पॉइंट अमेरिका और पाकिस्तान के फेवर में गया, साइज़ ऑफ द रिबेल आर्मी बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, इंटेलिजेंस लेवल पर समर्थन अमेरिका की CIA की तरफ से, पाकिस्तान की ISI की तरफ से, और सबसे बड़ी बात रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस की तरफ से इस प्रकार से दिया गया कि अमेरिका ने मॉडर्न वेपन्स, उस समय के जो स्टिंगरे मिसाइल्स वगैरह थे, वो सब भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू, खुफिया एजेंसीज़ के थ्रू पहली बात तो इन मुजाहिदीनों को प्रोवाइड किया। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव हो गया। तीसरा पॉइंट था सोवियत यूनियन की लड़ने की क्षमता, रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट। सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी उस समय, उसकी लड़ने की क्षमता बहुत हाई थी, लेकिन उस क्षमता को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने 1980 के दशक में पाकिस्तान की ISI को इंटेलिजेंस एजेंसी कम, और उस टाइम पर उसको एक ड्रग माफिया बना दिया था। और इस प्रकार से बना दिया था कि 1980 के दशक में लगभग 70% से ज़्यादा ISI के अधिकारी ड्रग ट्रेड में लगे थे। और वो ड्रग ट्रेड इस प्रकार से करते थे कि अफ़गानिस्तान में जहाँ पर ओपियम उगता था, उस ओपियम को वहाँ से खरीद कर सोवियत आर्मी के लोगों को बेचा करते थे। सोवियत आर्मी जो उस समय अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी, उसकी लड़ने की क्षमता को घटाने के लिए आपने सोवियत आर्मी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, आपने उनको नपुंसक बना दिया इस प्रकार से कि उनको ड्रग्स की, ओपियम की लत लगा दी। ये पॉइंट सोवियत के खिलाफ नेगेटिव गया और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ पॉजिटिव गया। और उस समय चौथा, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अपनी जो पूरी की पूरी आर्मी थी उसको दुरंद लाइन, जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है, उस पर डिप्लॉय कर दिया था। मुजाहिदीन बन गए, स्टिंगरे मिसाइल से लेकर बाकी अधिक सपोर्ट मिल गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि सोवियत आर्मी की जो रिजॉल्व थी, लड़ने की क्षमता थी, उसको ओपियम एडिक्ट बनाकर घटा दिया। और चौथा, दुरंद लाइन पर, सीमा पर पूरी की पूरी जो है आर्मी डिप्लॉय पाकिस्तान की करवा दी। चारों पॉइंट अमेरिका के पॉजिटिव हो गए। सोवियत जिहाद जो है हार गया, सोवियत उस जिहाद को टैकल नहीं कर पाया। अफ़गानिस्तान से मुंह तोड़ जवाब अमेरिका ने उसको दिया और सोवियत वहाँ पर हार कर वापस चला गया। ये 2 उदाहरण हैं इतिहास के कि जिस प्रकार से ये प्रॉक्सी वॉर का गेम पहली बात तो खेला गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बलूचिस्तान का क्या इशू है। इतिहास गवाह है कि एशिया के अंदर 2 ऐसी टेरिटरीज़ हैं जिनको छल कपट और चोरी से इलीगली ऑक्यूपाई किया गया। इसमें से सबसे पहली टेरिटरी है तिब्बत। चीन चोर है, क्योंकि चीन ने एक इंडिपेंडेंट देश तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई कर कर उसको अपने देश का हिस्सा बनाया। भारत की सीमा चीन से नहीं, ना थी ना है। हमारी सीमा एक
अंतर्राष्ट्रीय देश तिब्बत के साथ थी। चीन ने पहली बार तिब्बत को ऑक्यूपाई किया। दूसरा, पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट देश बलूचिस्तान, जो कि अफगानिस्तान ईरान के बीच में एक टेरिटरी हुआ करती थी और भारत के बीच एक टेरिटरी हुआ करती थी, क्योंकि ये नापाक पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं, ये तो बाद में बना है। तो उस समय पाकिस्तान ने 1947 में इस इंडिपेंडेंट देश को पहली बात तो इलीगली ऑक्यूपाई किया। इसी रीज़न से आप देखिए कि चीन और पाकिस्तान की बनती क्यों है, क्योंकि दोनों चोर हैं, दोनों के मन में वही खोट है, दोनों इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं, तो वैल्यू सेम है दोनों देशों की, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान में जो बलूची कल्चर है उसको भी उसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया गया जिस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल के केस में हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान के केस में एक चीज़ तो तय हो गई कि बंगालियों का अजर्शन और अग्रेशन और भारत का समर्थन इस प्रकार से हुआ कि बांग्लादेश बन गया। पर बलूचिस्तान में भी समस्या थी। समस्या सबसे बड़ी बलूचिस्तान में ये थी कि बलूची लोग पाकिस्तान को नापसंद करते थे, आज भी नहीं करते पसंद। बलूची लोग तब से लड़ रहे हैं 1950 के दशक से। जब से ये लड़ रहे हैं 1950 से बलूची लोगों ने अलग अलग प्रकार के संगठन बनाए हैं। इसमें बलूच लिबरेशन आर्मी एक है, बलूच लिबरेशन फ्रंट एक है, बलूच रिपब्लिकन आर्मी एक है, यूनाइटेड बलूच आर्मी एक है। ये जितने अलग अलग प्रकार के संगठन आज की डेट में वहाँ पर बने हैं, ये पिछले 4 से 5 दशकों में पहली बात तो इवॉल्व की हैं। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या सबसे पहले ये थी कि जितने भी ये बलूची फाइटर्स थे, वो चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट या यूनाइटेड बलूच आर्मी से जुड़े हुए थे, इनकी टोटल मात्रा 5 से 6 हज़ार से ऊपर कभी नहीं हो पाई। 5 से 6 हज़ार का मतलब समझिए, साइज ऑफ द रिबेल आर्मी, यानी कि बलूच के अंदर बलूचिस्तान में जो रिबेल आर्मी थी, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे जितने मर्जी संगठनों में बटे हों, कुल मिलाकर वो 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि यदि वो 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इंटेलिजेंस लेवल पर उसको सपोर्ट करना कठिन है, क्योंकि एक 5 से 6 हज़ार की जो टोटल फोर्स है, ये 5 से 6 हज़ार की जो टोटल फोर्स है, ये बेसिकली 1 या 2 ब्रिगेड से ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं है। और इसको अगर आप समर्थन दें इन कंट्रास्ट टू एक ऐसी पाकिस्तान की आर्मी जो कि 5 लाख से अधिक ट्रूप्स रखती है, और एक ऐसी आर्मी जो बेसिकली अपनी आर्मी का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके उनको सप्रेस करने की भी क्षमता रखती है, इस केस में एक चीज़ तो तय थी, ऐतिहासिक तौर पर अगर ये 4 पॉइंट्स बलूचिस्तान में अपनाए जाएं, ये बैठ नहीं रहे थे। रिबेल आर्मी का साइज़ बड़ा नहीं था, 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा लोग एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम जोड़ नहीं पा रहे थे, नहीं हो पा रहा था। खुफिया एजेंसीज के तहत सपोर्ट उतने छोटे से संगठन को देना फ़ायदेमंद नहीं था। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता थी बलूच रिबेल्स को सप्रेस करने की, बलूचिस्तान में जिस प्रकार का उसने कैंपेन चला रखा था है, वो बड़ा हाई था। और चौथा कि आर्मी एकदम डिटरमिन्ड थी पाकिस्तान की कि बलूचिस्तान में हम ईस्ट पाकिस्तान नहीं होने देंगे। अब लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि यदि अगर पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार का रवैया कर रही थी और हम किसी भी प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर जो रिबेल आर्मी का साइज़ है वो बड़ा नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर खेल बदलने की आवश्यकता थी। खेल बदलने की आवश्यकता समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराना किन किन लोगों के हित में है। इस मोमेंट पर बलूचिस्तान को आज़ाद कराना भारत के हित में हमेशा से था और है और रहेगा जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होगा। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं है कि अमेरिका बलूचिस्तान को लेकर पहले बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। 1970-80 के दशक में उसको सीरियसनेस दिखी थी
और दिखी इसलिए थी 1970-80 के दशक में क्योंकि उस समय उसको ये लगता था कि बलूचिस्तान की टेरिटरी एक ऐसी जगह है जो ईरान के बाजू में है, और ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए बलूचिस्तान में अगर यदि मुझे बेस मिल जाए तो मुझे इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन 1980 के और 90 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्विंस किया कि आप अलग बलूचिस्तान को क्यों विजुअलाइज करते हैं, हम आपको पूरा पाकिस्तान, भूखा नंगा भिखारी देश, यही आपको दे रहे हैं, आप इस भिखारी देश का जैसे प्रयोग करना कीजिए ना, हम तो प्रयोग करने के लिए तो बने हैं। तो उन्होंने उस प्रकार से अपने देश को बेचा। बिकाऊ लोग हैं और कुछ हैसियत तो है नहीं उसकी, उसने अपने आप को अमेरिका को बेच दिया। तो अमेरिका को लगा कि ठीक है, बलूचिस्तान छोटा सा जो मैं सोच रहा था विज़ा विज़ पूरा बड़ा पाकिस्तान, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ग्रेजुअली 2000 के दशक से परिस्थितियां बदलने लगीं। परिस्थितियां इसलिए बदलने लगीं क्योंकि 2000 के दशक से जो जियोपॉलिटिक्स हुई वो इस प्रकार से हुई कि अमेरिका को इजराइल ने समझाया कि देखो, तुम्हारे लिए समस्या ईरान नहीं चाइना है, तुम चाइना से भिड़ो। 2000 के दशक में अमेरिका जो था वो अपने ही एक ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसको लगा नहीं नहीं चीन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ तुम ये ठीक कह रहे हो कि ईरान हमारे लिए समस्या नहीं है, ईरान को तुम देख लो। 2000 से लेकर 2010 का जो दशक था, इस दशक में दो बदलाव हुए। अमेरिका ने पूरी की पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान को देखने वाली इजराइल को सौंप दी, तो उसका पाकिस्तान को लेकर ईरान को टैकल करने का वो नज़रिया धीरे धीरे कम हो गया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि 2010 के दशक तक चीन जो है उसने पाकिस्तान को अपना समर्थक बनाकर पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लिया, और 2014 से जब से उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, उस कॉरिडोर के तहत जब उसने ये विजुअलाइज किया कि पाकिस्तान मेरे लिए एक समर्थक देश है जो मुझे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के देगा, जिसमें मैं अपने सिंकियांग में कशगर प्रोविंस से लेकर जो है बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाऊंगा, जिसके तहत पाकिस्तान का भी विकास होगा, और ऑब्वियस ही बात है कि उस विकास के तहत हमें भी जो है मिडल ईस्ट के देशों से तेल खरीद के पूरे इंडो पैसिफिक में जहाँ पर अमेरिका गतिविधियाँ बढ़ाएगा वहाँ से तेल लाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो सीधा उसको बलूचिस्तान से ले जाएंगे। जब से ये परिस्थिति इस प्रकार की बनी, अब आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अमेरिका की सोच बलूचिस्तान को लेके बदली। अमेरिका को ग्रेजुअली अब एक चीज़ ये समझ आने लग गई कि बलूचिस्तान ईरान को लेकर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि चाइना को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी मिडल ईस्ट में तेल है, जितना भी मिडल ईस्ट में गैस है, अगर चीन को वो तेल और गैस की आवश्यकता है तो वो तेल और गैस वहाँ से अगले 20 से 40 साल इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए लेकर नहीं जाएगा। वो सारा तेल और गैस मिडल ईस्ट से खरीद के पाकिस्तान लाएगा, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाएगा, उस पोर्ट को बनाकर वहाँ से वो सारा का सारा तेल गैस जो है पाकिस्तान के अंदर एक रोड कॉरिडोर के थ्रू कशगर लेके जाएगा। कशगर में यदि वो जिंजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, यदि वहाँ पर उसका वो बेस बनाएगा जहाँ पर सारा बाहर से आया हुआ तेल और ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है, गैस का इंपोर्ट हो रहा है, तो जिंजियांग एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा, ग्वादर पोर्ट एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा, बलूचिस्तान एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बात समझाने की कोशिश करी कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, मत करो, नहीं माना। भारत ने अमेरिका को ये समझाया कि देखिए, पाकिस्तान के पास किसी भी प्रकार की आर्थिक मजबूती अगर आती है तो वो आर्थिक मजबूती का एक ही कार्य करेगा कि उस पैसे का प्रयोग वो भारत के खिलाफ करेगा, और भारत के अंदर वो अलग अलग प्रकार के वायलेंस को मैन्युफैक्चर करेगा, अलग अलग प्रकार के तंजीमों के तहत आतंकवाद करेगा, मुसलमानों को उकसाएगा, जो उसका एक ही कार्य है। उसके खुद के स्लीपर सेल एजेंट्स पूरे यहाँ पर राजनीतिक वर्गों तक बैठे हुए हैं डीप लेवल पर। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रेजुअली 2020-22 से
अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में बलूचिस्तान को लेकर एक समर्थन होने लगा। ये 2020 और 22 के बीच में ये जो समर्थन, एक कन्वर्जेंस होने लगा, ये मैनिफेस्ट कैसे करा? ये सबसे पहले मैनिफेस्ट, अब आप ध्यान से सुनिए, कि इस प्रकार से किया कि क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कई बार समझा दिया था कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हमें खमियाजा देखना पड़ेगा, पाकिस्तान नहीं माना। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले 2020-21 में अमेरिका ने एक निर्णय लिया कि हम अफ़गानिस्तान छोड़ के जाते हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान को आने देते हैं, और दूसरा सिर्फ तालिबान को आने नहीं देते बल्कि तालिबान के पास सारा वो असला बारूद छोड़ के चले जाते हैं जो पिछले 20 साल पहले हम लेकर आए थे। 2020-21 में जब अमेरिका का ग्रेजुअल लेवल पर रिट्रीट हुआ अफ़गानिस्तान से, तो पहली बात उसने उस समय अपना सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं छोड़ दिया। इसका खमियाजा दूसरा सबसे बड़ा ये हुआ कि तालिबान ने उस समय 2020-21 से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन करते हुए उसको अफ़गानिस्तान में पनाह दी, और उसको अफ़गानिस्तान में पहली बात तो ये सारे के सारे असला बारूद का, जो अमेरिकन असला बारूद था, उसका एक्सेस दिया। 2020-21 से लेकर 2025 तक आप देखिए कि पिछले 4 से 5 सालों में कितने अग्रेसिव लेवल पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रोज़ के रोज़ पाकिस्तान के अंदर उसका जीना मुश्किल कर रखा है। लेकिन कभी भी आप अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंडेम करते हुए। ये खेल है, क्योंकि वो नहीं चाहता है। पिछले 4 से 5 सालों में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई। सबसे पहले ये हुआ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सारा असला बारूद मिला। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के तहत समर्थन इस प्रकार का मिला कि उनको एक बिजनेस लाइक अप्रोच में 4 साल ट्रेन किया गया। बिजनेस लाइक अप्रोच ये थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बोला जाता था कि देखिए, आपको असला बारूद पैसा सब मिलेगा, आपको पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करना है, जो आपका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। बाकी हम लोग के कहने पर आपको चीन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिरेल करना है, चीन के इंजीनियर्स को मारना है, अगवा करना है, चीन के प्रोजेक्ट्स को डिरेल करके उनको बर्बाद करना है। और ये करना इस प्रकार से है कि आपको असला बारूद देंगे, पैसा देंगे, आप जाकर एक ग्राउंड लेवल पर कुछ अचीवमेंट करके लाओ। जो भी आप अचीवमेंट करोगे चीन की गतिविधियों के खिलाफ या पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उसका ऑडियो, विजुअल, फोटोग्राफिक एविडेंस ला के दिखाओ। हम उस एविडेंस के तहत आपको और समर्थन देंगे। ये एक बिजनेस लाइक अप्रोच तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीज ने पिछले 3 से 4 साल चलाई। अब आप कहेंगे कि हमें ऑडियो, विजुअल, फोटोग्राफिक एविडेंस की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, हल्का मत लीजिए। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा एविडेंस जो कि फोटोग्राफिक लेवल पर आएगा, ऑडियो विजुअल लेवल पर आएगा, ये आज की डेट में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के तहत डाला जाएगा और डालकर एक ग्राउंड लेवल के AI बेस्ड वॉर सिनेरियोज तैयार किए जाएंगे। ये डेटा जो प्राइमरी लेवल से फीड हो रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इससे बेहतर कोई डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेटा खुद एक ग्राउंड लेवल की ऑपरेशनल एजेंसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ला रही है। इसके लिए हमें सैटेलाइट की इमेजरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, एक जगह पर जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देकर उसको ट्रेन किया जा रहा था, उसी समय यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को इन्हीं के लोगों को बोला गया कि आप अपना पूरा का पूरा बेस बलूचिस्तान में बनाएं। आप अपना पूरा का पूरा बेस बलूचिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान में तो है ही है, पर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट के लिए बलूचिस्तान का प्रयोग करें। अब ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव था, क्योंकि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान के थ्रू एंटर करेगी, बलूचिस्तान को बेस बनाकर अपने पाकिस्तान के अंदर सारे ऑपरेशंस करेगी, तो इससे बलूचिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलूच आर्मी, इन लोगों को दिखेगा कि देखो तहरीके तालिबान पाकिस्तान कितनी अग्रेसिव है, कैसे काम कर रही है, सीखना चाहिए। इससे इनमें मोटिवेशन स्पिल ओवर होगी।
और ये ग्रेजुअली हुई। तीसरा सबसे बड़ा काम ये हुआ कि ग्रेजुअली अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के समर्थन से पिछले चंद महीने में जैसे जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूच ग्रुप्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही थी, इन अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान के अंदर ये जितने अलग अलग प्रकार के संगठन थे, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी, इन सबको एकजुट करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, बलूच राजी आजोई सांगर, BRAS, बलूच राजोई आजोई सांगर। ये जो आज की डेट में BRAS बनी, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में ये बलूचिस्तान के अंदर जितने सारे संगठन हैं ये एकजुट हो गए। अब आप दो चीज़ें देखिए, एक जगह पर जहां बलूच राजी आजोई सांगर बना, एक जगह पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, वो अपना ऑपरेशंस कर रहा था। जैसे ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान का समर्थन बलूच राजी आजोई सांगर के साथ हुआ, और जैसे ही बलूच राजी आजोई सांगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी, साइज ऑफ द रेबल आर्मी बढ़ गया। क्योंकि अभी तक जो बलूचिस्तान में अलग अलग संगठनों के तहत लोग ऑपरेट कर रहे थे, 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। पहले तो उन सबको एकजुट करके बलूच राजी आजोई सांगर में जोड़ा। जैसे ही वो बलूच राजी आजोई सांगर में जुड़े, उनको तहरीक तालिबान से जोड़कर क्या हुआ कि अब एक पूरा इस प्रकार से ग्रुप यहाँ पर साइज ऑफ द रेबल आर्मी बढ़ गई। दूसरा, इंटेलिजेंस सपोर्ट के तहत आप एक चीज़ को देखिए कि इंटेलिजेंस सपोर्ट के तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान लंबे समय से टैक्टिकल लेवल पर बिजनेस लाइक ऑपरेशंस कर रही थी। वो टैक्टिकल लेवल के बिजनेस लाइक ऑपरेशंस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सारे संगठन, जिनको आज की डेट में बलूच राजी आजोई सांगर के तहत जोड़ा हुआ है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे। और आज की डेट में जब बलूच राजी आजोई सांगर है और साथ में हमारी TTP है, इन दोनों का अगर एक साइज ऑफ द रेबल आर्मी देखें और इंटेलिजेंस सपोर्ट देखें तो जाहिर सी बात है ये बढ़ गया। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता ज़ीरो। क्योंकि जितना 4 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी को ब्लीड किया है, जितना पिछले 4 साल में पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की ISI को और पाकिस्तान की अन्य सुरक्षा एजेंसियों को TTP ने धोया है, उससे पाकिस्तान आर्मी की पहली बात तो वॉर फाइटिंग क्षमता घटी है। और सिर्फ वो भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज की डेट में वो इस बात को लेकर समझ चुकी है कि उसके ऊपर वॉर ऑफ 1000 कट्स हुआ है। 1000 कट्स ये वही डॉक्ट्रिन है जो पाकिस्तान भारत के ऊपर लंबे समय से चला रहा था। आज की डेट में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, बलूच के जितने ये संगठन हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वो अलग अलग प्रकार के जख्म मारे हैं कि पूरे शरीर में 1000 से ऊपर जख्म है। हर जगह से पाकिस्तान आर्मी ब्लीड कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप दो चीज़ें समझ लीजिए कि जो समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीज को कि बलूचिस्तान के अंदर वो बलूचिस्तान के उस एरिया में जाकर वहाँ पर आर्मी का, रिबेल आर्मी का, बलूच फाइटर्स का साइज़ नहीं बढ़ा सकती थी, तो सबसे पहली बात जितने अलग अलग ग्रुप्स थे उनको जोड़कर बलूच राजी आजोई सांगर में तो जोड़ सकती थी, जो हुआ। उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जोड़ सकती थी, वो हुआ। आज की डेट में TTP प्लस BRAS का जो पूरा ग्रुप है, उसकी साइज ऑफ द रिबेल आर्मी अब आप सोच नहीं सकते कितनी है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीज की तरफ से, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे भारत हो, या अन्य देश हो, या अमेरिका हो, या कोई भी हो, उनकी तरफ से समर्थन। तीसरा सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान आर्मी का रिजॉल्व, लड़ाई लड़ने की क्षमता पिछले 4 साल में घटती गई। और इस मोमेंट पर पाकिस्तान आर्मी के ये हालात हैं कि उसको खुद ही नहीं पता है कि वो किस प्रॉब्लम को बेसिकली टैकल करे। क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान की तरफ जाकर अपनी सारी सेना को वहाँ डिप्यूट करती है तो गिलगिट बल्टिस्तान वहाँ पर कुछ हो जाएगा। जैसे ही वो गिलगिट बल्टिस्तान जाती है तो सिंध में कुछ हो जाएगा।
जैसे ही वो सिंध से बलूचिस्तान जाती है, पाकिस्तान आर्मी को घूमते रहना पड़ता है, और वो घूमते घूमते इतनी थक चुकी है कि आज की डेट में पाकिस्तान को अब एक बात समझ आ चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीज तब तक नहीं रुकेंगी जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, सिंध अलग नहीं होगा, गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ नहीं आएगा। अगर कुछ पाकिस्तान के पास बचेगा तो वो बचेगा पंजाब, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। एक चीज़ आज तय है कि जिस प्रकार से पिछले 4 साल की गतिविधियों में साइज ऑफ द रिबेल आर्मी, बलूच राजी आजोई संगर, टीटीपी, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संबंधन का सपोर्ट, ये पॉजिटिव, पाकिस्तान आर्मी की क्षमता लड़ने की उनकी तरफ से नेगेटिव, हमारे लिए बाकियों के लिए पॉजिटिव, और आर्मी की अलग अलग जगह पर डाइवर्जन, गिलगिट बल्टिस्तान से लेकर सिंध से लेकर या फिर तीसरी जगह बलूचिस्तान, उसके लिए नेगेटिव, हमारे लिए पॉजिटिव। इस मोमेंट पर ये चारों पॉजिटिव फिर से दिख रहे हैं। इस रीज़न से मैंने इस बोर्ड का आज प्रयोग किया था कि आपको ये चारों चीज़ें पहले बलूचिस्तान में कैसे नेगेटिव थीं, वहाँ से ये ग्रेजुअली कैसे पॉजिटिव हो रही हैं और आगे बढ़ती जाएंगी, ये आप देखते जाएंगे। एक चीज़ तो तय है कि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एक बार पीओके और बलूचिस्तान जाता है, उसके बाद तालिबान खैबर पख्तूनवा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया ले लेगी, सिंध आ जाएगा, पंजाब देख लेंगे। आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद आपको बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिर्फ वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई, बल्कि आने वाले समय में आप इवेंट्स को ऑब्जर्व करके इस 4 पॉइंट फ्रेमवर्क में फिट कीजिएगा। इस 4 पॉइंट फ्रेमवर्क में, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ताकि ये 4 पॉइंट फ्रेमवर्क आपके मोबाइल पे हमेशा पड़ा रहे, क्योंकि ये 4 पॉइंट बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब, सारे एरियाज़ में ये काम करेगा। धन्यवाद।